हाँ जी, हमने ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। आई करंट इज इक्वल टू एन ए ई वी डी। कई बार बच्चे इसको शॉर्ट में वीना वर्ड से भी याद कर लेते हैं, वीना। ये वी डी हो गया, देख लो। ठीक है, तुम्हें जैसे सही लगे। इसमें आई करंट है। एन बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है। एन क्या है? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम ध्यान रखना, गड़बड़ हो जाएगी। मेटल के पास ये बहुत ज़बरदस्त होते हैं। ए क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, जिसमें से क्रॉस हो रहा है उसके क्रॉस सेक्शन का एरिया। ई की क्या क्या है? ई स्टैंड फॉर चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। क्या वैल्यू होती है इसकी? 1 इंटू 10⁻⁹ और वी डी क्या है? वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। हालांकि काफ़ी कम कम हो गया है, बट इसी का इम्पोर्टेंस होता है। स्मॉल कांस्टेंट वेलोसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पर जिस वेलोसिटी से सरकना शुरू करते हैं वो ही ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्लियर? ये रिलेशन भी हमने निकाल दिया था। और आगे की तरफ चलते हैं। इक्वल टू एन ए ई वी डी। इसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला आप बता सकते हैं? हमने लास्ट क्लास में निकाला था ड्रिफ्ट वेलोसिटी। चेक कीजिए, माइनस ई ई टाउ अपॉन में एम, है ना। इसमें टाउ क्या था? टाउ एवरेज रिलैक्सेशन टाइम था। तो करंट का फॉर्मूला आई इज इक्वल टू एन ए ई वी डी को अब हम रिप्लेस कर रहे हैं और हम लिख रहे हैं, माइनस का साइन तो चलो डायरेक्शन का था, उसको छोड़ देते हैं। ई ई टाउ अपॉन में एम लिख सकते हैं। चलिए आगे और सुनिए। ई इज इक्वल टू वी इंटू एल भी होता है। डी वी बाई डी आर में मैंने चेंज कर दिया, देखो जरा। वही है ना, डी वी इज इक्वल टू ई डॉट डी आर था, थोड़ा चेंज कर दिया इसको। चलिए इस ई को रिप्लेस कर देते हैं, इस वाले ई को। क्या लिख दूँ उसकी जगह पर? इलेक्ट्रिक फील्ड हटा दिया, क्या लिख दूँ? वी अपॉन में एल। ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो आई करंट का एक और फॉर्मूला हमारे पास आया, ये एन ई स्क्वायर, एन ई स्क्वायर टाउ। ठीक है, एन ई स्क्वायर टाउ एम, और साथ में आपका ए बाय एल और बी। ए बाय एल, स्पेस नहीं है, नोट करते जाइए। ए बाय एल और साथ में बी। सभी सिंबल के मतलब तो आपको समझ में आ ही रहे होंगे। अच्छा, आ जाइए इसमें। अगर हम आई को वी के नीचे ले जाएं, बाकी सब टर्म को यहाँ से हटा दें, तो आई को इधर नीचे ले जाने पर हमें मिलेगा वी अपॉन आई इज इक्वल टू एम एल अपॉन में एन ई स्क्वायर टू। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। एन ई स्क्वायर टाउ, और मैंने क्या बचाया यहाँ पर? एल बाय ए। ठीक है। ये वी अपॉन आई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? आर को, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस का तुम्हारे पास एक फॉर्मूला आया, एम एन ई स्क्वायर टाउ एल अपॉन ए। दिस इज फॉर्मूला फॉर रेजिस्टेंस। ये होता क्या रेजिस्टेंस? हर कंडक्टर की, हर मटेरियल की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन या करंट के फ्लो को अपोज करती है, वो होता है रेजिस्टेंस। ठीक है, अभी बात करते हैं। और ज़रा रेजिस्टेंस के फॉर्मूला में देखो, अगर आपकी तार की लंबाई, लेंथ, आप चेंज नहीं कर रहे, फिक्स है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी फिक्स्ड है, तो बताओ रेजिस्टेंस बदलेगा या कांस्टेंट है? ये एम क्या है? एम क्या है? इलेक्ट्रॉन का मास। एन क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी। ई फिक्स है, टाउ भी फिक्स है, जल्दी से चेंज नहीं हो रहा। तो अगर आपने टाउ को चेंज नहीं किया, यानी कि कांस्टेंट टेम्परेचर कर दिया,
एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर और एक गिवन कंडक्टर है, और अ गिवन कंडक्टर मतलब एरिया और लेंथ भी फिक्स्ड है, एरिया और लेंथ भी फिक्स्ड है, तो आर की वैल्यू ये पूरी की पूरी एक कांस्टेंट हो गई। सो आर इज अ कांस्टेंट, और उसका फॉर्मूला भी आ गया, नोट कीजिए। ओम्स लॉ क्या है? अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर फॉर अ गिवन कंडक्टर, अगर टेम्परेचर भी कांस्टेंट रहो, कंडक्टर कांस्टेंट है, गिवन कंडक्टर मतलब है उसका एरिया और लेंथ फिक्स है, तो आई इज प्रोपोर्शनल टू वी। जितना वी प्रोड्यूस पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे उतना ही करंट लगेगा, बनेगा उस हिसाब से, उसी रेशो में। आई इंटू आर इज इक्वल टू वी, और आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई, और वी अपॉन आई का रेशो अभी भी हमने देखा कांस्टेंट है, तो आर भी क्या हो गया? कांस्टेंट। ओम्स लॉ का जो स्लोप ग्राफ होता है, वी बाई आई ग्राफ, उसका स्लोप आपको हमेशा क्या देता है? रेजिस्टेंस। किसी पॉइंट पर अगर आपको रेजिस्टेंस निकालना है तो आप स्लोप की कैलकुलेशन कीजिए, आपको रेजिस्टेंस मिल जाएगा। हाँ जी, अगर हमें डिफाइन करना हो इलेक्ट्रिकल, अगर हमें डिफाइन करना हो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस तो हम कैसे डिफाइन करेंगे? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जैसे फ्रिक्शन होता है ऐसे रेजिस्टेंस होता है, कैसे डिफाइन करेंगे? ये हर कंडक्टर की उसकी प्रॉपर्टी है जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपोज करती है। तो रेजिस्टेंस क्या है, लिख लेते हैं। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर, हर कंडक्टर की अपनी अपनी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी होती है, ड्यू टू विच इट अपोज द फ्लो ऑफ चार्ज, या मैं इलेक्ट्रॉन लिखवा देता हूँ, थ्रू इट। थ्रू इट, ठीक है। अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को अपोज करने की जो प्रॉपर्टी होती है उसको रेजिस्टेंस कहते हैं। और मैं तुम्हें एक बात बता दूं, रेजिस्टेंस और कुछ नहीं है, बेसिकली कॉज ऑफ रेजिस्टेंस कोलिजन है। कॉज ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉलिजन्स, कॉलिजन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद ईच अदर। जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं वो एक दूसरे से टकराएंगे, विद ईच अदर, एंड दूसरे एटम से भी, एंड अदर एंड एटम्स। भाई एटम से तो निकले फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो एटम भी तो प्रेजेंट है, उनसे टकराएंगे, पर है रेजिस्टेंस की वजह सिर्फ कॉलिजन। कॉलिजन से ही रेजिस्टेंस बनता है, उसी से सारी थ्योरी एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके, देखिए अभी आपने फॉर्मूला लिखा था, वी अपॉन आई आपने निकाला था, जो आपका आया था एम एन ई स्क्वायर टाउ एल बाय ए। ठीक है, मैंने आपको बोला टेम्परेचर को कांस्टेंट रखो। अच्छा, अगर नहीं रखें, ये वी अपॉन आई आपका आर है, तो रेजिस्टेंस का एक तरह से, चलो ये फॉर्मूला लिख लेते हैं, एम एन ई स्क्वायर टाउ एल अपॉन ए। ठीक है, अगर हमने कहा ना कॉलिजन इसकी वजह है, कॉलिजन्स वजह है, तो ये जो इसमें ये टर्म जो है एम, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कोई फर्क नहीं है, कभी चेंज नहीं हो सकता, एन नहीं हो सकता, इलेक्ट्रॉन का चार्ज नहीं हो सकता, हमने लेंथ और एरिया को भी फिक्स कर दिया। अब सिर्फ इसकी बात करो, ये क्या है? रिलैक्सेशन टाइम। तो हम लोगों ने पढ़ा कि दो कॉलिजन्स के बीच का टाइम रिलैक्सेशन टाइम होता है टाउ। अब सुनिए, अगर आपने टेम्परेचर को, हमने कहा ना कॉलिजन की वजह, कॉलिजन कॉलिजन से फर्क पड़ता है, अगर आपने टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया तो इस टाउ पे क्या फर्क पड़ेगा, तो हम डिस्कस कर रहे थे, ये टाउ कम हो जाएगा, मतलब रिलैक्स करने का टाइम कम मिलेगा, जल्दी जल्दी टक्कर मारेंगे। और अगर टाउ कम हो गया तो ये देखो, आर रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा।
देखो ना, रेजिस्टेंस को छेड़ कौन सकता है? अगर आपने कंडक्टर की लेंथ और एरिया भी कांस्टेंट कर दिया, मतलब आपने एक ही कंडक्टर पकड़ा हुआ है, चेंज नहीं कर रहे, बाकी कोई पैरामीटर एम चेंज नहीं हो सकता, एन ई स्क्वायर एल, सिर्फ एक टाउ ही है चेंज होने वाला। तो रेजिस्टेंस टाउ पर, और टाउ खुद रिलैक्सेशन टाइम कोलिजन्स के बीच का टाइम है, तो कोलिजन्स पे डिपेंड करेगा। तो मैंने कहा ना, रेजिस्टेंस ये पैदा होने की असली वजह फॉर अ गिवन कंडक्टर, रेजिस्टेंस के पीछे पैदा होने की वजह क्या है? उसके कॉलिजन, कॉलिजन की थ्योरी से ही सब चीज़ें समझी जा सकती हैं। चलो, थोड़ा सा इसके फैक्टर्स भी इसी से समझ लेते हैं। क्या फैक्टर्स हैं जो रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं? कॉलिजन थ्योरी से ही समझ में आ जाएगा। आप लोगों ने पढ़े भी हैं, फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। क्या पढ़ा हुआ है? आपने पढ़ा रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर आप लेंथ को डबल कर देंगे, ठीक है ना, तो रेजिस्टेंस स्ट्रेट अवे डबल हो जाएगा। कोलिजन थ्योरी से सोचो, अगर लेंथ एल की जगह 2L हो गई, तो जो जाना है, यहाँ से यहाँ तक जाना है, इसके नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ जाएंगे। नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ गए तो रेजिस्टेंस भी बढ़ गया, रिलैक्सेशन टाइम कम हो गया। कोलिजन थ्योरी से समझते जाओ। दूसरा, रेजिस्टेंस एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल भी क्यों है? वैसे अभी आपने जो फॉर्मूला पढ़ा था, उसमें सारी बातें आ गई थी। अगर आप ध्यान से देखें फॉर्मूला, दोबारा से मैं लिख देता हूँ साइड में, उसमें सब चीज़ें छुपी हुई हैं। देखिए, फॉर्मूला था रेजिस्टेंस एम, चेक करो, एम एन ई स्क्वायर टाउ एल बाय ए। देखो इस फॉर्मूला में सब कुछ छुपा हुआ है। लेंथ के डायरेक्टली है, एरिया के इन्वर्सली है, और टेम्परेचर के साथ साथ में रेजिस्टेंस भी क्या है, क्या बताया मैंने? तीसरा बोलो, टेम्परेचर उसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्यों? देख लो, टेम्परेचर बढ़ा तो ये टाउ क्या हुआ? कम हुआ। टाउ कम हो गया तो आर भी बढ़ गया डायरेक्टली। हाँ, और चौथा चीज, ये नेचर ऑफ द मटेरियल पे भी डिपेंड करता है। नेचर ऑफ मटेरियल पे भी, हाँ बिल्कुल। नेचर ऑफ मटेरियल से यहाँ पर क्या फ़र्क पड़ जाएगा? नेचर मटेरियल में ये एन भी तो बदल जाएंगे, थोड़े अलग अलग होते हैं, तो वहाँ से आपने मटेरियल चेंज कर दिया तो ये भी चेंज हो जाएगा। चलो, यहाँ से एक टर्म और इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड रजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। फिर दोबारा से रेजिस्टेंस का जो आपने फॉर्मूला लिखा है, वो फॉर्मूला लिखिए। रेजिस्टेंस इज इक्वल टू एम एन ई स्क्वायर टाउ एल बाय ए। इसमें ये पूरी टर्म एक कांस्टेंट है। देख लो, अगर अगर आपने टेम्परेचर को भी कांस्टेंट कर दिया, फॉर टेम्परेचर कांस्टेंट, गिवन कंडक्टर कांस्टेंट है, तो इस कांस्टेंट को हमने एक नाम दिया है, एक सिंबल दिया रोहो, वेयर रोहो इज कॉल्ड, बोलो क्या होता है? या स्पेसिफिक, या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या रेजिस्टिविटी। ठीक है, रेजिस्टिविटी क्या है? एक खास कंडीशन पे निकाला गया रेजिस्टेंस। बेसिकली रेजिस्टेंस ही होता है, रेजिस्टेंस ही होता है, लेकिन कंडीशन क्या है? अगर आप ये दोनों वैल्यू को, एल और ए को 1 1 यूनिट कर दो, दोनों ही 1 1 यूनिट कर दो, तो ये दोनों इसकी रजिस्टिविटी की इक्वल आती है। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एक खास कंडीशन पर निकाला गया रेजिस्टेंस है। वो खास कंडीशन क्या है? कि भाई जिस चीज मटेरियल का आप रेजिस्टेंस निकाल रहे हो, रजिस्टिविटी निकाल रहे हो, उसकी लेंथ और एरिया क्रॉस सेक्शन यूनिट 1 यूनिट कर दो। मतलब मान लो आपको कॉपर का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस चाहिए, तो आप एक कॉपर का क्यूब बना लो, और क्यूब इस तरह से बनाना कि उसका क्रॉस सेक्शन एरिया, ये वाला एरिया कितना होना चाहिए? 1 मीटर स्क्वायर। तो ऑब्वियसली ये लेंथ भी कितनी हो गई? 1 मीटर। ठीक है, इस टाइम पर यहाँ से जैसे आप करंट पास करेंगे, इस पे से यहाँ से निकलेगा, इस टाइम पर जो ये रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, वही इसकी रेजिस्टिविटी है। तो रेजिस्टिविटी एक खास कंडीशन पर निकाला गया रेजिस्टेंस है। वो खास कंडीशन क्या है? यूनिट कंडीशन है। ठीक है ना? ओके। अच्छा, तो जैसे मैंने आपको कहा, आर इज इक्वल टू एम एन ई स्क्वायर टाउ एल बाय ए। इसमें ये वाली चीज़ हमने कांस्टेंट रजिस्टिविटी मानी है, तो रजिस्टिविटी का भी फॉर्मूला
हमारे पास आ गया क्या, तो रजिस्टिविटी एम एन ई स्क्वायर टाउ, ये रजिस्टिविटी का फॉर्मूला है। अब आप इस फॉर्मूला से बता दो, सिर्फ रजिस्टिविटी एक पैरामीटर पे तो बदल सकती है, बड़े आराम से दिख रहा है। वो तो लेंथ और एरिया पे रेजिस्टेंस डिपेंड, देखो रेजिस्टेंस लेंथ और एरिया पे डिपेंड कर रहा था, ठीक है। इसमें तो लेंथ और एरिया भी गायब होगा, क्यों, क्योंकि मैंने कहा ना, ये खास कंडीशन पर निकाला गया रेजिस्टेंस है, लेंथ भी वन एरिया भी वन, तो वो तो गायब हो गए। अब सिर्फ यहाँ से साफ साफ दिख रहा है ये किस पे डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर पर। तो रजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर, टेम्परेचर को चेंज करोगे रजिस्टर चेंज होगी। हाँ, दूसरा नेचर पे तो डिपेंड करेगा मटेरियल के, आपने कौन सा मटेरियल लिया है उस पर भी डिपेंड करेगा। तो वो जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है उसमें ये सब चीज़ें क्लियर हो जाती है। तो रजिस्टिविटी का फॉर्मूला रोहो इज इक्वल टू एम इंटू एन ई स्क्वायर टाउ है, ठीक है। हम इसकी डायमेंशन बनाना चाहते हैं, चलिए डायमेंशन ऑफ रोहो, चलिए एम क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके लिए यहाँ स्पेस ले लेते हैं डायमेंशन के लिए। एम क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके लिए हम एम से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ये स्मॉल एन क्या है, बोलो क्या है ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। अक्सर तुम लोग ये गलती करोगे, तुम लोग बार बार इसको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करोगे, वो तुम्हें फंसाएगा जान के। पर तुम याद रखो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक यूनिट वॉल्यूम है। तो इसके लिए एन अपॉन वॉल्यूम आएगा, वॉल्यूम होता है एल क्यूब। हाँ बेटा सुनो, तो एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एन की तो कोई डायमेंशन उठती मैंने हटा दिया। अब आ जाओ ई, ई क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, चार्ज का हो गया क्यू, क्यू का क्या करोगे, आई इज इक्वल टू ई बाई टी, अभी मैं ई लिख रहा हूँ वैसे क्यू बाई टी होता है, तो ई बन गया आई इंटू टी। ई का स्क्वायर क्या हो गया, ए स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर, ठीक है जी। ऐसे चेंज करते हैं इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को। अब आ जाओ टाउ, टाउ क्या है, वो भी टाइम है, तो वो भी टी हो गया। चलो डायमेंशन क्या है बता, हाँ जी हमें बनानी है इसकी डायमेंशन। एम क्या है, इलेक्ट्रॉन का मास, क्या लिखोगे उसके लिए, मास के लिए तो एम ही लिखोगे। फंसाएगा तुम्हें ये स्मॉल एन, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स का नंबर पर यूनिट वॉल्यूम। अब नंबर के लिए कोई डायमेंशन नहीं होती, वॉल्यूम के लिए होती है एल क्यूब। तो एन नीचे आया, कोई डायमेंशन नहीं, एल क्यूब ऊपर आ गया, तो इसकी तो कोई डायमेंशन नहीं है, तो मैं इसको हटा देता हूँ। अब ई क्या है, ई है इलेक्ट्रॉन का चार्ज, मतलब चार्ज है, और आई इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। फंडामेंटल यूनिट तुम्हारी करंट और टाइम है, इसीलिए इसको करंट और टाइम की टर्म में चेंज करा है, क्यू को यानी कि ई को। तो ई बन गया ए इंटू टी, तो ई का स्क्वायर बन गया ए का स्क्वायर इंटू टी का स्क्वायर, और टाउ यानी कि टाइम है वो टी बन गया। अब बताओ डायमेंशन, तो यहाँ से डायमेंशंस क्या आई हैं, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी एग्जाम में पूछी जा रही है, एम एल क्यूब ए स्क्वायर टी माइनस टी, ठीक है। दिस इज द डायमेंशन ऑफ, कौन सा, हाँ सॉरी ए माइनस टू है, सॉरी एम एल क्यूब ए माइनस टू टी माइनस, ठीक है। दिस इज द डायमेंशन ऑफ रजिस्टिविटी। चलो रेजिस्टेंस की बनाते हैं, आ जाओ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, इससे बना दो, नहीं तो बेसिक से ही बना सकते हो, एक ही बात, ये बेसिक ही है वैसे, मतलब जो तुम ये जानते हो आर इजिकल टू वी अपॉन आई, इससे ही बना सकते हो। एम एन ई स्क्वायर टाउ एल अपॉन ए, चलो बनाते हैं, बोलिए जी। एम, दोबारा से आराम से, एन क्या है, एल, एन क्या है, नंबर इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, तो ऊपर आ जाएगा एल माइन एल थ्री, ऊपर आकर एल थ्री, ठीक है। ई स्क्वायर पे आ जाओ, ई स्क्वायर अभी आपने किया, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, तो क्यू हो गया आई इंटू टी यानी कि ए स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर, एक टाउ का टी आ गया, ये एल आ गया, और ये आपका क्या है, एरिया, एरिया एल स्क्वायर आ गया। अब बता ध्रुव क्या बोल रहा था, हाँ, इसलिए करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री ए माइनस टू, दिस इज द डायमेंशन फॉर
फॉर रेजिस्टेंस। उससे भी बना सकते हो, वी बाई आई से कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहां से बना के दिखा सकते हैं। हाँ जी, हमारा क्वेश्चन है वायर स्ट्रेच टू डबल ऑफ इट्स लेंथ, कैलकुलेट द न्यू रेजिस्टेंस। एक वायर को स्ट्रेच कर दिया गया है, स्ट्रेच वर्ड पे फोकस करो, खींच के डबल कर दिया गया है, तो उसका न्यू रेजिस्टेंस क्या होगा। हाँ, मैं रिकॉर्ड के लिए कर रहा हूँ, सुनो लॉजिक भी समझो। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आप फंडामेंटली जानते हो, रो हो एल बाय ए होता है, पूरे पे नहीं जा रहे हैं। ये पहले वाला सिचुएशन है, आपने कोई चेंज नहीं किया। दूसरे केस में आपने लेंथ को डबल कर दिया, एरिया को हाफ कर दिया। अब क्या इसको हर बार रटने की जरूरत है? आंसर रटो मत, कंसेप्ट समझो। आप जब भी एक तार को स्ट्रेच करोगे, कंप्रेस करोगे, बीटन करोगे, वॉल्यूम हमेशा सेम रहने वाला है। तो वॉल्यूम इन फर्स्ट केस, वॉल्यूम इन सेकंड केस सेम रहेगा। किसी भी कंडक्टर का वॉल्यूम होता है एरिया इंटू लेंथ, ये पहला वाला केस है। और दूसरे केस में न्यू एरिया इंटू न्यू लेंथ। लेंथ आप कह रहे हो दूसरे केस में हमने 2L कर दिया, तो लेंथ की जगह डाल दो 2L। अगर लेंथ को 2L डाल दिया तो नया एरिया कितना आया, ए डैश इज इक्वल टू ए बाई टू। अब ये फॉर्मूला हर केस पे चलेगा। मान लो मैं लेंथ को बोलूँ 10% बढ़ा दिया, तो न्यू लेंथ की जगह पर आप L प्लस 10% ऑफ L, दैट इज 11L/10 डाल देना। लेंथ को बोलूँ मैंने 4 गुना बढ़ा दिया, 5 गुना कम कर दिया, कुछ भी, सब निकलेगा। करके दिखाता हूँ भी। अभी इस केस पे आ जाओ। सेकंड केस में न्यू रेजिस्टेंस कैसा आएगा, रोहो तो चेंज नहीं हुआ, लेंथ की जगह आपने डाला 2L, और न्यू एरिया आपने निकाल दिया, दैट इज ए बाई टू। ये 2 ऊपर चला गया, न्यू रेजिस्टेंस कितना आ गया, रोहो एल बाय ए इंटू 4, यानी कि 4 टाइम पुराने रेजिस्टेंस का हो गया। ठीक है, अच्छा। अब आ जाओ, अगर मैं बोल रहा हूँ कि मैंने आपकी वायर की लेंथ को हाफ कर दिया, हर बार चलेगा, चलो हाफ पे छोड़ो, 1/3 कर दिया, तो पहले केस का रेजिस्टेंस रोहो एल बाय ए। कई बार बच्चे सीधे सीधा वो आइडिया लगाते हैं कि भाई हाफ हो गया तो डबल हो गया, उसकी जगह तरीका सीख लो। अच्छा, न्यू केस का रेजिस्टेंस कैसे आएगा, वो आएगा रोहो इंटू न्यू लेंथ इंटू न्यू एरिया। तो हमेशा ये ध्यान रखो, वॉल्यूम तो सेम रहने वाला है। तो वॉल्यूम हो गया एरिया इंटू लेंथ पुराना वाला, और न्यू एरिया इंटू न्यू लेंथ। न्यू लेंथ कितनी कर दी आपने, मैंने बोला 1/3 कर दी, तो L/3 लिख दो। चलिए एल से एल कैंसिल, तो न्यू एरिया कितना हो गया, ए डैश न्यू एरिया वो कितना हो गया, 3A। उठा के डालो, न्यू एरिया कितना हो गया आपका, 3A। न्यू लेंथ कितनी हो गई, न्यू लेंथ थी L/3। अब इसको पुराने वाले से रिलेट करो, रोहो L/A को छोड़ दो, वो पुराना रेजिस्टेंस है, तो 1/9 R हो गया। बाकी मैंने एक शॉर्टकट बताया कि हमेशा नया रेजिस्टेंस N² R होगा। जब भी वायर को स्ट्रेच किया जाएगा, कंप्रेस किया जाएगा, बिटन करके एक नई शेप डाला जाएगा, तो न्यू रेजिस्टेंस पुराने रेजिस्टेंस का N² टाइम हो जाएगा, वेयर N क्या है, जितने टाइम आपने स्ट्रेच किया है। ओके, क्लियर। क्वेश्चन है वायर इज स्ट्रेच टू इंक्रीज इट लेंथ बाय 10%। एक चेक करते हैं वायर इज स्ट्रेच टू इंक्रीज इट लेंथ बाय 10%, कैलकुलेट द न्यू रेजिस्टेंस। वायर को हमने खींच कर उसकी लेंथ को 10% बढ़ा दिया, ठीक है। चलिए खींच के बढ़ाया है, उसके लॉजिक चलते हैं। तो पहला तो ओरिजिनल सिचुएशन है, तो उसका रेजिस्टेंस हो गया रोहो L/A। बात है न्यू केस की, न्यू रेजिस्टेंस होगा रोहो इंटू न्यू लेंथ अपॉन में न्यू एरिया। चलिए न्यू लेंथ और न्यू एरिया फाइंड आउट करते हैं। साइड में चलते हैं, वॉल्यूम तो सेम रहेगा हमेशा, ये लॉजिक बताया मैंने। वॉल्यूम हो गया पहले केस में एरिया इंटू लेंथ, दूसरे केस में न्यू एरिया इंटू न्यू लेंथ। न्यू लेंथ कितनी हो गई, 11L/10, है ना। L प्लस 10/100 इंटू L, 10% को जोड़ो, कैंसिल हो गया, 11L/10 आएगा। अच्छा, यहाँ से न्यू एरिया कितना आ गया, न्यू एरिया आ गया तुम्हारा L से L कैंसिल, तो न्यू एरिया आ गया 10A/11। चलो वैल्यू डालते हैं, रो तो चेंज होता नहीं है। न्यू लेंथ हो गई तुम्हारी 11L/10, और न्यू एरिया हो गया तुम्हारा 10A/11। इसमें से रोहो L/A को तो साइड कर लो क्योंकि वो रेजिस्टेंस है, तो रोहो LA, ये रोहो LA बन गया रेजिस्टेंस पुराना वाला। तो न्यू रेजिस्टेंस R डैश
कितना हो जाएगा जी? 121 अपॉन 100 इंटू पुराना रेजिस्टेंस। क्यों? 1.21 टाइम्स हो गया। हाँ, परसेंटेज में बोल सकते हो। पुराने का 1.21 आर टाइम्स हो गया। तो एक और नई टर्म समझ लेते हैं, दैट इज कॉल्ड कंडक्टेंस। कुछ भी नहीं है। व्हाट डू यू मीन बाय कंडक्टेंस? रेजिस्टेंस क्या है? रोकने की प्रॉपर्टी, फ्लो ऑफ चार्जेस को। कंडक्टेंस क्या है? चलाने की प्रॉपर्टी। इसीलिए डेफिनेशन भी क्या है कंडक्टेंस की? द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, 1/r। बस, 1/r इज कॉल्ड द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है, कंडक्टेंस कम है। रेजिस्टेंस कम है तो कंडक्टेंस ज़्यादा है। वैसे रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट हमने वी बाई आई से ओम बना रखी है, तो कंडक्टेंस की एसआई यूनिट ओम का उल्टा मोहो, ओम -1, या एक वर्ड हो रहा है साइमन, हमने बना रखा है। ठीक है। ऐसे ही एक टर्म और है हमारे पास, दैट इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी जैसे रेजिस्टेंस का कंडक्टेंस, ऐसे रेजिस्टिविटी का कंडक्टिविटी, सिग्मा। क्या होता है? द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। अब इसकी यूनिट क्या बनेगी? रेजिस्टेंस की क्या होती है? ओम मीटर। तो रेजिस्टिविटी की क्या बनी? क्या बनी? ओम -1 मीटर -1। ओम को आप मोहो भी बोल सकते हो, अभी मैंने ऊपर लिखा ओम -1 को, तो यूनिट इसकी क्या लिख सकते हैं? मोहो पर मीटर। ठीक है। इसको साइमन भी बोल सकते हो, साइमन के नाम से, तो साइमन पर मीटर। ये छोटी बातें इसमें ध्यान रख सकते हो। चलिए, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस थोड़ा सा हम डिस्कस कर चुके हैं। टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी ऑन रेजिस्टेंस, थोड़ा मैथमेटिकली भी डिस्कस कर लेते हैं। रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं कंडक्टर की। कंडक्टर जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़बरदस्त होते हैं, उन पर टेम्परेचर बढ़ाने पर या घटाने पर रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी क्या फर्क पड़ता है? फंडामेंटल फॉर्मूला पे जाओ। R इज इक्वल टू ml NE² टाउ इंटू ए। तो जैसे मैंने कहा, आपने लेंथ वगैरह एरिया फिक्स रखा है, टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे। देखिए, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा? ये टाउ रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा। रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टाउ कम होगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। लेकिन एक स्मार्ट इंटेलिजेंट सा तुम्हारी तरह चालाक होशियार बच्चा बोलेगा, सर अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एन भी तो क्या होगा? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? भाई, इलेक्ट्रॉन्स और फ्री हो जाएंगे। जो इलेक्ट्रॉन्स बंधे थे वो, यानी कि ये बढ़ जाएगा। ये बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। यहाँ आप कह रहे हो रेजिस्टेंस बढ़ गया। और अगर उस पॉइंट से देखें कि अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे, दूसरे पॉइंट से सोचो, तो एन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, बड़े सारे इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। तो नेट रिजल्ट तो जीरो हो गया, ना बढ़ा ना घटा, या कुछ थोड़ा बहुत बढ़ा घटा। तो उसका जवाब सुनो। हम कंडक्टर की बात कर रहे हैं। कंडक्टर के पास पहले ही एन जबरदस्त होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की कोई कमी नहीं होती। तो अगर तुमने टेम्परेचर थोड़ा बहुत रूम पे बढ़ाया भी, तो भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स पहले से ही सारे के सारे काफ़ी फ्री है। 10⁻29 इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम में घूम रहे हैं। तो इस बात का कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं रह जाता। मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पर एन में कोई ज़्यादा चेंज नहीं आता, नो बिग चेंज या नो सिग्निफिकेंट चेंज, कोई ज़्यादा चेंज आता नहीं है, इसलिए कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। ये क्वेश्चन की फॉर्म में भी आ सकता है, इसलिए मैंने समझा दिया। तो मेनली रिजल्ट ये निकला कि रेजिस्टेंस बढ़ेगा ही, रेजिस्टेंस बढ़ेगा ही। अब इसमें से ये वाली क्वांटिटी तुम्हारी रेजिस्टिविटी है। अब शायद तुम्हें रेजिस्टिविटी का भी जवाब मिल गया होगा। क्या होने वाली रेजिस्टिविटी? एल और ए को छोड़ दो,
तो फिर वही बात, रजिस्टिविटी भी बढ़ेगी। रजिस्टिविटी कांस्टेंट होती है, हमने कभी मना नहीं करा, लेकिन कुछ बातों पे डिपेंड भी तो करती है। तो कंडक्टर के केस में रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ बढ़ता है, रजिस्टिविटी भी बढ़ती है और घटता भी है। ग्राफ कैसे दिखाएंगे? रेजिस्टेंस हो या रजिस्टिविटी हो, और टेम्परेचर को अगर केल्विन में चेक किया जाए, केल्विन में लिया जाए, तो टेम्परेचर के साथ साथ ये ऐसे ग्राफ ऐसे जाता है, बढ़ रहा है। जैसे से टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, रेजिस्टेंस रजिस्टिविटी बढ़ रही है। लीनियर तो नहीं है ऐसे। दूसरे मटेरियल पे आ जाओ। फॉर सेमीकंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स का तो हमारा पूरा चैप्टर है, उसमें भी हम समझ लेंगे। पर सेमीकंडक्टर्स के बाद एक चीज़ समझो, टेम्परेचर बढ़ने पर फॉर्मूला तो वही चलेगा जो अभी था, फॉर्मूला तो सेम है। R इज इक्वल टू एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ इंटू ए। टेम्परेचर बढ़ने पर फिर वही कहानी, टाउ कम होगा, ठीक है जी, कम हो गया, रेजिस्टेंस बढ़ गया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अब सेमीकंडक्टर में एन का खेल देखो। सेमीकंडक्टर के पास रूम टेम्परेचर पर बहुत कम इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, बहुत कम होते हैं। लेकिन जैसे ही आप टेम्परेचर सिग्निफिकेंटली बढ़ा लेते हैं, तो आप आगे वाले चैप्टर पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन, एक होता है वैलेंस बैंड, एक होता है कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड से जंप करके बहुत सारे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं, मतलब कंडक्टर कंडक्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो टेम्परेचर बढ़ाते ही कंडक्टर में तो एन का कोई फर्क ज़्यादा नहीं पड़ा था, लेकिन इसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बाढ़ आ जाएगी, बाढ़, तूफान आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स ऐसे बह के चलेंगे। और एन के बढ़ने से आई इज इक्वल टू एन ए ई वी डी पे जाओ, एन के नंबर बढ़ने से आई बहुत बढ़ गया, या रेजिस्टेंस दूसरे शब्दों में कम हो गया। तो ओवरऑल ये रेजिस्टेंस इसकी वजह से बढ़ा, नो डाउट, पहले वाले फैक्टर के से बढ़ा, लेकिन इसकी वजह से ज़बरदस्त कम हो गया। ये ज़बरदस्त कम हुआ है, ज़बरदस्त बढ़ा, तो ओवरऑल रेजिस्टेंस कम हो जाता है सेमीकंडक्टर में। और टेम्परेचर बढ़ने पर सेमीकंडक्टर अच्छा काम कर लेते हैं। तो जीरो, एब्सोल्यूट जीरो पर काम नहीं करते, लेकिन रूम टेम्परेचर पर सेमीकंडक्टर्स जो है फ्लो ऑफ करंट कराते हैं, और बढ़ाओगे तो और ज़्यादा होता है। अगर आप इसका ग्राफ देखना चाहें, रोहो और टी का, तो ये ग्राफ ऐसे जाएगा। टेम्परेचर किस में लेना है? फिर से केल्विन में। क्या देख रहे हैं आप? जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, आर या रोहो कम होता जा रहा है। चलो तीसरे पे चलो। कुछ कुछ अलॉयस, अलॉयस के लिए बात कर लेते हैं। कुछ खास अलॉयस, ज़्यादा तो नहीं, कुछ अलॉयस हैं, जैसे कि आपके पास हीटिंग इंस्ट्रूमेंट्स में यूज़र डिवाइस में यूज होते हैं, निक्रोम है, मैंगनीन है, ठीक है, एक कांस्टेंट टेनन है। ये कुछ अलॉयस के लिए क्या कहानी है? इन पे आंसर है कि अब आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे ना अलॉयस के पास, तो आर और रोहो पे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, नियरली अनइफेक्टेड रहते हैं, नियरली अनइफेक्टेड, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ना इलेक्ट्रॉन्स पे ना रिलैक्सेशन टाइम पर ज़्यादा उनमें चेंजेस आता है, तो ऑलमोस्ट वही रहते हैं टेम्परेचर बढ़ने से ज़्यादा। और हमारे लिए कई बार काम की चीज़ें भी हैं, क्योंकि लैब में हमें कुछ ऐसे आपके मटेरियल चाहिए होते हैं जिनका रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहे, हम चाहते हैं रेजिस्टेंस चेंज ना हो, तो हम उसमें ये अलॉयस को यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। अलॉयस के लिए हम ग्राफ कैसे दिखाएंगे? अलॉयस के लिए रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, टेम्परेचर अगेन इन केल्विन, तो ग्राफ हमारा ऑलमोस्ट ये काफ़ी स्ट्रेट ही चलता है, ये थोड़ा सा ये ऐसे। तो तीनों के लिए आपको याद रखना है, ओके। चलो
एक और सोचो, इसी चीज़ को मैथमेटिकली एनालिसिस में समझो। न्यूमेरिकल्स वगैरह में हमें ये यूज़ करना पड़ता है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आता है, मैथमेटिकली कैलकुलेशंस कह लीजिए आप इसकी। देखिए, हमने ऐसा पाया है, टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टेंस जो चेंज होता है, सबकी बात कर रहा हूँ मैं, कंडक्टर की, सेमीकंडक्टर की, अलॉयज की, वो एक तो डिपेंड करता है ओरिजिनल रेजिस्टेंस पर, शुरू पे कितना था। जितना शुरू वाला रेजिस्टेंस ज़्यादा है, उतना ही रेजिस्टेंस जल्दी जल्दी चेंज होगा। एक एक फैक्टर रेजिस्टेंस का चेंज डिपेंड करता है, आपने टेम्परेचर का चेंज कितना किया, चेंज इन टेम्परेचर पर। जितना आप टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ाएंगे, उतना ही रेजिस्टेंस में ज़्यादा चेंज आएगा। दोबारा से, किसी मटेरियल का टेम्परेचर बढ़ाना घटाना दोनों बोल रहे हैं, पर बढ़ाने पे समझ लो, बढ़ाने पर कितना रेजिस्टेंस में चेंज आएगा, एक तो उसके ओरिजिनल रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है, और एक डिपेंड करता है टेम्परेचर कितना चेंज किया। अगर आप दोनों टर्म्स को कंबाइन करते हैं तो हमें मिलता है डेल्टा आर इज प्रोपोर्शनल टू आर नॉट ओरिजिनल रेजिस्टेंस इनटू चेंज इन टेम्परेचर। यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाकर हम एक कांस्टेंट लगाते हैं, और चेंज इन रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वो कांस्टेंट अल्फा है। ये साइन प्रोपोर्शनल का है, वो मैंने अल्फा लगाया है, इनटू आर नॉट इनटू चेंज इन टेम्परेचर होता है। ये अल्फा क्या होता है, इट इज़ टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। हर मटेरियल का अपना अपना एक चेंज होता है रेजिस्टेंस का टेम्परेचर के साथ, ऑफ रेजिस्टेंस। तो आपका ये फॉर्मूला कुछ इस तरह से बना, चेंज इन रेजिस्टेंस मतलब रेजिस्टेंस न्यू वाला, फाइनल वाला, माइनस रेजिस्टेंस ओरिजिनल वाला, इज इक्वल टू अल्फा इंटू आर नॉट इंटू डेल्टा टी। तो रेजिस्टेंस फाइनली जो जो हुआ, आर नॉट को ले जाइए, ओरिजिनल फॉर्मूला है आर नॉट 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। नोट कीजिए, न्यूमेरिकल में हमें ये फॉर्मूला यूज़ करना है। बाद में रेजिस्टेंस कितना हो गया फाइनली, ये एक तो ओरिजिनल रेजिस्टेंस कितना था, टेम्परेचर कॉफिशिएंट और डेल्टा टी पर डिपेंड करेगा। ठीक है, नोट कीजिए। तो रेजिस्टेंस फाइनल का फॉर्मूला आर नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी, ये आया। अब इस तरीके से समझिए। अच्छा, रजिस्टिविटी के लिए लिखना है, तो यही रजिस्टिविटी बन जाएगा, रजिस्टिविटी फाइनल, क्योंकि बाकी सब चीज़ें कट जाएंगी, इज इक्वल टू ओरिजिनल रजिस्टिविटी 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। अब समझिए, कंडक्टर्स के लिए, जो भी कंडक्टर्स होते हैं उनके लिए अल्फ़ा वैल्यू पॉजिटिव होती है। अब आप यहाँ देखिए, अगर ये वैल्यू पॉजिटिव है, पॉजिटिव इंटू ये वैल्यू भी इंक्रीज कर रही है, पॉजिटिव आएगा मतलब रेजिस्टेंस बढ़ेगा, यही बात हम शुरू में कर रहे थे। अगर अल्फ़ा पॉजिटिव है तो ये पूरा रिजल्ट पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, ये रिजल्ट भी पॉजिटिव, मतलब आर एफ इंक्रीज हो गया, रेजिस्टेंस बढ़ गया। सेमीकंडक्टर के लिए अगर हम बात करें, सेमीकंडक्टर्स के लिए, तो अल्फ़ा की वैल्यू नेगेटिव होती है, अल्फ़ा की वैल्यू नेगेटिव है। अब ये रिजल्ट अगर आपका नेगेटिव हो गया तो क्या होगा, 1 प्लस ये नेगेटिव आ गया, 1 से बड़ी वैल्यू आ गया, तो रिजल्ट नेगेटिव होता चला जाएगा, तो इसका मतलब रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, यही बात हमने करी। और अलॉयस के लिए जो हमने बात करी थी, निक्रोम वगैरह के लिए, ऑलमोस्ट अल्फ़ा ज़ीरो होता है, और अगर अल्फ़ा ज़ीरो होता है तो रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट इंटू वन, मतलब सेम टू सेम रहेगा, ज़्यादा फर्क नहीं आता, सेम का सेम रहेगा।